अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर शुरू किया है और हमारी जो आज की डिस्कशन होगी, दिस डिस्कशन इज़ अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और साथ में ये भी पढ़ा था कि इनमें कौन कौन से टूल्स या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। सो मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स होते हैं, इसी के साथ साथ हम वेक्टर लेते हैं। वेक्टर के बाद हमें चाहिए होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको आप लोग डीएनए लाइगेज बोलते हैं, और लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था एक्सप्रेशन सिस्टम या जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हमने अभी देखना है कि इतने सारे टूल्स हमारे पास मौजूद होंगे, तो इन सारे टूल्स को यूज़ करते हुए हम जीन्स के कॉपीज़ कैसे बना सकते हैं या उनसे हम प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे या हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस कैसे अकर होता है। तो देखते हैं मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखा है। Cloning of the desired gene through recombinant DNA technology involve the formation of recombinant DNA। ये वो प्रोसेस है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर फिर से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने जीन के कॉपीज़ बनाने हैं तो आपको इन स्टेप्स से गुज़रना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसको बोलते हैं, जब भी आपके पास एक प्लाज्मिड हो या एक वेक्टर हो और उस वेक्टर के अंदर यहाँ पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया हो। सो ये प्लाज्मिड या वेक्टर है और इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठाते हैं और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉमनली एक्सप्रेशन सिस्टम होता है। इस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर क्या होता है आप डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन ऑर्गेनिजम्स को, इन होस्ट ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद इनका ग्रोथ हम कर रहे होते हैं। सो प्रोडक्शन सारे का सारा प्रोटीन वगैरह का होना शुरू हो जाता है। अब ये मैंने 1 लाइन के अंदर पूरा लेक्चर जो है वो समराइज़ कर दिया है। आगे देखते हैं कि इसमें डिटेल्स के अंदर क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो पहला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम कैसे बना रहे होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वेक्टर एंड ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसी भी सेल से कैसे आइसोलेट करेंगे, तो 3 डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। इसी के साथ साथ हम जो वेक्टर होता है जिसको आप लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, इस केस में वो भी आइसोलेट करते हैं। प्लाज्मिड नॉर्मली हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद डायग्राम के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। फिर हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे द वेक्टर डीएनए विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बाय विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लीव्ड so that compatible sticky ends can be produced। आपने ये प्लाज्मिड यहाँ से आइसोलेट कर दिया है, ये वेक्टर आपने यहाँ से आइसोलेट कर दिया है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स लेने पड़ेंगे और उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स की मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर पे कट लगाना पड़ेगा। जब आप इस पे कट लगा रहे होते हैं तो आप लोग देख ले ये ओपन हो गया। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम आप इस चीज़ को कट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वही के वही एंजाइम्स होंगे जिसकी मदद से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स इस वजह से यूज़ करेंगे ताकि दोनों जो एंड्स होते हैं वो कंपैटिबल हो। ये अगर ब्लंट एंड हो और ये अगर स्टिकी एंड्स हो तो फिर तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा।
थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड हमने बनाना है, तो तभी पॉसिबल है जब ये यहाँ पर कंपैटिबल हो, और कंपैटिबल तब होंगे जब आपने क्या किया होगा, सेम एंजाइम यूज़ किया होगा। नेक्स्ट, vector and gene of interest are incubated together in the presence of DNA ligase which connect them by forming phosphodiester bond। DNA ligase के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। सो स्टेप नंबर नेक्स्ट में हम ऐसा करते हैं कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा आप लोग डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड, इन दोनों को हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे देते हैं, एक स्पेसिफिक सूटेबल कंडीशंस दे देते हैं, और डीएनए लाइगेज एंजाइम की इनके बीच में बॉन्ड बना देता है। जैसे ही बॉन्ड बन जाता है तो ये जो अभी मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में रेड कलर का जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ब्लैक कलर का आप लोग बोल रहे हैं कि ये प्लाज्मिड है या ये वेक्टर होगा। This results in the formation of recombinant DNA molecule of vector and gene of interest। अब आप लोग बोलेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, तभी तो मैंने रिपीटेडली बताया है इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप लोगों को जो नज़र आ रहा है इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करना है। So step number 2 होगा transformation of expression system। Here transformation refers to the insertion of recombinant DNA into the expression system which can be performed by putting the expression system bacterial cells that already contain no plasmid and recombinant plasmid into the same medium। सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग है लेकिन आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वाले स्टेप में हम एक बैक्टीरिया लेते हैं। एक बैक्टीरिया इस केस में हमारे लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट कर रहा है या एक एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसको एक्सप्रेशन सिस्टम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी जाके इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन सिस्टम ले सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस बैक्टीरिया को जिसको आप चूज़ कर रहे हैं इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मिड मौजूद है तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। सो लिखा है कि हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और इस एक्सप्रेशन सिस्टम को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सेम मीडियम में रख लेते हैं। सेम मीडियम के अंदर रखने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला जो बैक्टीरिया है इस एक्सप्रेशन सिस्टम को एब्जॉर्ब कर देगा। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। सो ये वाला जो स्टेप है ये है आप लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। एक दो पॉइंट्स मैंने इसमें और भी डिस्कस किए हैं। बैक्टीरियल सेल्स टेक अप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड especially if they are treated with calcium chloride which make them more permeable। प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये बैक्टीरिया के इनसाइड नहीं जा सकता क्योंकि उसका तो सेल वॉल होता है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को परमिएबल बनाने के लिए ताकि वो ईजिली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एब्जॉर्ब कर दे, हम इसको ट्रीट कर देंगे किस चीज़ के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। वो इसके सेल वॉल को परमिएबल बना देगा और इजीली ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको एब्जॉर्ब कर देगा। सो थोड़ी देर बाद जब हम इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर मौजूद होगा, इसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है और बाहर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म मीन कि पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग थे लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके आने की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गए हैं। इस वजह से इस बैक्टीरिया को अब हम जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। समझो कि हमने इसका जीनोम जो है वो क्या कर दिया है, वो मॉडिफाई कर दिया है। आगे मैंने नोट किया है कि देयर आफ्टर इज द सेल रिप्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म एंड ईच न्यू सेल कंटेन एटलीस्ट वन प्लाज्मिड। इस सेंटेंस के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये हमारे पास वही बैक्टीरिया है जो थोड़ी देर पहले मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये अब क्या करेगा,
ये मुसलसल रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे जैसे ये रिप्रोडक्शन करेगा तो बैक्टीरिया तो नॉर्मली बाइनरी फिशन की मदद से डिवाइड होता है ना, तो जब ये बाइनरी फिशन की मदद से डिवाइड होगा तो आप लोग देख ले कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर क्या मौजूद होंगे, यहाँ पर इस डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कॉपीज़ मौजूद होंगे। ये मज़ीद भी डिवाइड होगा। हर स्टेप पे जब जब ये डिवाइड होता जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर क्या मौजूद होंगे, यही के यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें मौजूद होंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया और फिर ये बैक्टीरिया का हमने रेप्लिकेशन काज कर दिया, तो हर एक के अंदर आप लोग बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। देयरफॉर ईच ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट which will express itself and make its product। चूँकि यहाँ पर आपके पास सपोज करते हैं एक दिन बाद हज़ारों की तादाद में कॉपीज़ मौजूद होंगे बैक्टीरिया के, तो इसका मतलब कि जीन के भी बहुत सारे कॉपीज़ बन जाएंगे। याद रखना है आप लोगों ने कि जीन एक्सप्रेशन में यूनिवर्सल होते हैं। ह्यूमन का अगर आपने ये वाला इंसुलिन जीन उठाया था तो यही इंसुलिन जीन क्या हो सकता है, ये इस बैक्टीरिया के अंदर क्या एक्सप्रेस हो जाएगा। तो समझो ये बैक्टीरिया आपके लिए कुछ देर बाद क्या बनाना शुरू कर देगा, इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इंसुलिन जो है या कोई भी जीन एक्सप्रेस हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम अराइज होता है और वो ये है कि ये प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें ये बैक्टीरिया ये चीज़ें नज़र नहीं आ रहे होते, हमें इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो क्वेश्चन ये है कि ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या नहीं। यहाँ पर अगर मेरे पास 5 बैक्टीरिया थे या 10 बैक्टीरिया थे या 50 बैक्टीरिया थे, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। ये वाला बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये वाले बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, मुझे इसका कैसे पता चलेगा। मुझे इसको एक इन्वायरमेंट देना है ताकि ये सरवाइव कर जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा क्योंकि ये तो नज़र नहीं आ रहा। सो इस पर्पस के लिए हम एक स्टेप से गुजरते हैं और उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स। हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स में हम क्या करते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक फॉर विच रेजिस्टेंट जीन इज फाउंड इन प्लाज्मिड इनटू द मीडियम। आप लोगों को याद होगा मैंने एक आइडिया आप लोगों को स्टार्ट में दिया था पिछले लेक्चर में कि हर एक प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। और मैंने बोला था इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ़ायदा है रेजिस्टेंट जीन होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं फॉर वाइल ये आपके पास एक मीडिया है और इस मीडिया के अंदर ये आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया में मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें मौजूद है। आपको कैसे पता चलेगा, इन दोनों को आप आइसोलेट करेंगे और ये सरवाइव करेंगे कैसे। हम ऐसा करेंगे ना कि जो आप लोगों को ये एंटीबायोटिक नज़र आ रहा है, हम ये एंटीबायोटिक उठाएंगे। ये वो वाला एंटीबायोटिक होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर इस वेक्टर में या प्लाज्मिड में मौजूद है। तो इसका मतलब हो गया कि इस बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मौजूद है। जब आप ये एंटीबायोटिक उठा के इस मीडिया में ऐड कर देंगे तो पता है क्या होगा, ये जो रिमेनिंग सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे इनकी डेथ अकर हो जाएगी। अगर इनकी डेथ अकर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप समझे कि ये जो 2 बैक्टीरिया है ये सरवाइव कर जाएंगे। मुझे ये बताए कि ये क्यों सरवाइव कर जाएंगे, ये 2 बैक्टीरिया क्यों सरवाइव कर जाएंगे और रिमेनिंग सारों की डेथ हो गई है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। सो हमने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन कर दिया है। बैक्टीरिया वो सरवाइव कर गए हैं जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। Is the transformed clone has got resistant against the antibiotic, so it remains alive and continues to grow, where all the untransformed clones are killed by antibiotics। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अभी पूछा है और उसका आंसर भी चलो आपके सामने आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन के अंदर चूँकि रेजिस्टेंस मौजूद है तो वो सरवाइव करेंगे
और जो जिनके अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं मौजूद वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग आंसर देना चाहे तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल क्लोन the clone gene can be isolated for further analysis or for protein production can be produced and result various purpose। बस ठीक है, ये आसान है। अब यही से ये जो बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद है इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आगे जाके डिफरेंट पर्पस के लिए। वो मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आप लोगों ने अब गौर से देखना है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है मैंने समझाना है। ये वाला आप लोगों को एक सेल नज़र आ रहा है। इस सेल के अंदर से हम आइसोलेट करेंगे पूरे का पूरा डीएनए। ये देख ले, ये मैंने सारे का सारा डीएनए आइसोलेट कर दिया। ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे चाहिए, ब्लैक डॉट लगाया है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स की मदद से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर दूँगा। ये स्टेप नंबर 1 होगा। और ये आप लोगों को बैक्टीरिया नज़र आ रहा है। इस बैक्टीरिया से मैं प्लाज्मिड आइसोलेट कर दूँगा। जो प्लाज्मिड मैंने आइसोलेट कर दिया है यहाँ पर, ये वाला प्लाज्मिड और जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है इनको मैं कंबाइन कर दूँगा और डीएनए लाइगेज की मदद से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे। ये वाला बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके लिए हमें डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए होगा। फिर हम ऐसा करेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर एक बैक्टीरिया के अंदर। जो आप लोगों को ये बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, इसने देखना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एब्जॉर्ब कर दिया है। सो इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं GMO या इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या बोले जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया बन गए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स बन गए हैं, इनका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि हम एंटीबायोटिक्स लेंगे और इसमें से जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए उसको किल करेंगे, रिमेनिंग सर्वाइव कर जाएंगे। जो बैक्टीरिया हमारे पास ये सर्वाइव कर गए हैं ये अब रेप्लिकेट करेंगे और रेप्लिकेशन करने के बाद इसके बहुत सारे जो पर्पस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्पस क्या होगा, आप लोग देखें कि ये हमारे लिए कॉपीज़ ऑफ जीन्स बना सकता है, बहुत सारे जीन के कॉपीज़ बना सकता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन बैक्टीरिया को आप क्या करना शुरू कर दें, इनके कॉपीज़ बनाना शुरू कर दें और ये हज़ारों और मिलियंस के नंबर में आपके लिए कॉपीज़ बनाएगा। इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर अगर आपने ऐसे जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं जो कि किसी एरिया के अंदर से वेस्ट को क्लीन कर दे, तो ये बैक्टीरिया वेस्ट पे फीड करेंगे। सपोज़ करते हैं बैक्टीरिया के अंदर हम जीन इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि आप ये चीज़ें जो है इसको डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दे। अगर ये वाले जो आपके पास जीन मौजूद है ये आप यहाँ पर किसी प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दे तो प्लांट क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके लिए पर्पस ये भी बना सकते हैं कि ये बैक्टीरिया एक्सप्रेस हो जाए और आपके लिए प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, हार्मोन्स बनाना शुरू कर दे, ग्रोथ हार्मोन बनाए, इंसुलिन हार्मोन बनाए। ये एंजाइम्स भी आपके लिए बना सकता है, स्पेशली यूरोकाइनेज एंजाइम आप लोगों ने डिस्कस किया है जो कि ब्लड क्लॉट वगैरह को डिज़ोल्व करता है और वो क्या करता है, वो आप लोग पढ़ते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह से हमें क्या करता है, बचा रहा होता है। सो ये मैकेनिज़्म है मेरे ख्याल में कि इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। सो बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यही है। इसके बाद हम पीसीआर देखते हैं कि पीसीआर में हम क्या करते हैं और कॉपीज़ कैसे बनते हैं एंड सो ऑन। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले और अगर पूरे कोर्स के आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए सो उसके लिए आपने मुझे मैसेज करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।